हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का इकाई 2 जिसमें सामाजिक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण के अंदर चैप्टर 8 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का संविधान के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम चैप्टर 8 शुरू करने से पहले कुछ जो रोचक जानकारी जो है वो आपको बता दूं। तो स्टूडेंट्स, आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के अंदर यहाँ पर हमने अब तक देखा कि भारत जो है उसने ब्रिटिश शासन का उदय किस तरह हुआ, भारत के धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन और 20वीं सदी के राजनीतिक प्रवाहों, 2 विश्व युद्धों, रूसी क्रांति एवं एशिया एवं अफ्रीका के देशों में विद्यमान राष्ट्रवाद के अलावा स्वतंत्र भारत के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस इकाई के अंदर आधुनिक राष्ट्रवाद के रूप में भारत का निर्माण का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। मतलब भारत का जो है वो निर्माण जो है वो आधुनिक राष्ट्र के रूप में किस तरह हुआ, उसके बारे में हम इकाई 2 के अंदर अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के लिए संविधान का निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यानी अगर विश्व को, अगर भारत को सर्वप्रथम अगर शासन व्यवस्था अगर लागू करना है, अगर देश को सही ढंग से चलाना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स किसी भी देश को एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता होती है। सेम उसी तरह भारत को भी अपने राज्य, अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक संविधान निर्माण की आवश्यकता पड़ी। संविधान सभा में विशाल भारत वैविध्यपूर्ण जनता के अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विश्व के श्रेष्ठ लोकतंत्रात्मक देशों के संविधान के महत्वपूर्ण तत्वों को समाविष्ट कर भारत के लिए एक विस्तृत और व्यवहार तथा लिखित संविधान का निर्माण किया। यानी जो स्टूडेंट्स, हमारा जो संविधान जो है वो हमारे जो देश के जो लोग थे, ठीक है, जो बैरिस्टर लोग थे, वकील लोग, उन लोगों ने बनाया। साथ में जो विश्व में जो संविधान था दूसरे देशों में चलता था, उसमें से कौन कौन सी सही, रोचक, अच्छी बातें थी, हमारे देश के हिसाब से सुटेबल बैठती थी, उन बातों को भी इसके अंदर ध्यान में लिया गया, जिसका अमल 26 जनवरी 1950 को हुआ। तब से भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो भी नेता बनता है उसे पब्लिक चुनती है, ठीक है, उसी के हिसाब से हर साल इलेक्शन होते हैं 5-5 साल के अंदर। इसे स्टूडेंट्स हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी बनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था, इसलिए उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट हम सीधा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये आपको रीड कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 8, भारतीय संविधान की रचना और उसके लक्षण। भारतीय संविधान की रचना किस तरह यहाँ पे हुई और उसके लक्षण क्या क्या है वो। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है। संविधान का अर्थ किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों की व्यवस्थित संग्रह देश का संविधान कहलाता है। यानी कोई भी देश जो है जब चलता है, यहाँ पे आप चलने से मतलब, देश चलने से मतलब जो उसके लोग जो रहते हैं उसमें क्या गलत, कोई अगर गुनाह का काम करता है तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब जो व्यवस्थित नियमों का जो संग्रह जो होता है उसे ही किसी भी देश का संविधान कहा जाता है। आगे देखते हैं उसका महत्व क्या है यहाँ पे। तो संविधान देश का मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जिस तरह आपके घर की जो जमीन के पेपर जो होते हैं वो साबित करते हैं कि यह मकान आपका है, उसी तरह किसी भी देश का मूलभूत और महत्वपूर्ण क्या होता है, दस्तावेज होता है, संविधान ही होता है। संविधान के लिए किए गए प्रावधानों के अनुसार देश में कानून का निर्माण किया जाता है। देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत एवं संवैधानिक व्यवस्था के अधीन ही होने चाहिए। संविधान कानूनों से भी ऊंचा होता है। संविधान जो होता है वो क्या होता है, कानून से भी स्टूडेंट्स ऊंचा होता है। संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकता, अपेक्षा, आकांक्षाओं, इच्छाओं एवं उच्च भावना का प्रतिध्वनि होता है। जैसे मतलब जैसे लोग का डेवलप होता है उसी तरह संविधान में भी बदला जा सकता है, जिसे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन आती है, संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकता, अपेक्षा, आकांक्षाओं, इच्छा एवं उच्च भावनाओं का प्रतिध्वनि होता है, जिसे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, यानी किस तरह संविधान के निर्माण की प्रक्रिया हुई, उसे हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स रीड करना है।
स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने का कार्य 25 मार्च 1947 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया, जिसमें संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर देखा कि संविधान सभा की रचना के लिए संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया। कब सौंपा गया? तो 25 मार्च 1946 को। ठीक है, स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने के लिए संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें अलग अलग संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग, भौगोलिक प्रदेशों के व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, इसी प्रकार विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर, उसके बाद बलदेव सिंह तथा महिला प्रतिनिधि में सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोगों का समावेश किया गया था। ये सारे लोग जो थे वो संविधान बनाने में विशेषज्ञ के रूप में रखे गए थे। और संविधान सभा का जो अध्यक्ष जो था, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जबकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संविधान में अपनी कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 में शुरू की। तो संविधान की अपनी जो कार्रवाई थी संविधान सभा की, उसने अपनी कार्रवाई कब शुरू की? तो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 में शुरू की। 2 वर्ष 11 महीने के बाद तथा 18 दिन में कुल 166 बैठकें आयोजित कर संविधान सभा में संविधान निर्माण की कार्यवाही पूर्ण की। यानी हमारा संविधान जो था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर कुल 166 बैठक हुई, जिसके बाद संविधान निर्माण की कार्यवाही जो है वो पूर्ण हुई। इस प्रक्रिया से संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों से संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन तथा उस पर विस्तृत विचार और विमर्श यानी सबसे एक सलाह लेकर भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। अब हमारा जो स्टूडेंट संविधान जो बना है वो हमारे देश के नेता लोग तो मिलकर बना ही, साथ ही जो दूसरे जो विश्व का जो संविधान था उनके साथ तुलना करके जो हमारे में कमी है उनसे लेकर वो सारे सब चीज को ध्यान रखते हुए हमारा देश का संविधान बनाया गया, पूर्ण किया गया। संविधान में प्रथम 995 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्ट थे, जिसके बाद संविधान में सुधार के साथ 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स बना लिए गए और 9 परिशिष्ट के साथ संविधान का स्वरूप निश्चित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में सर्वसम्मति यानी सभी के सम्मति से संविधान को पारित कर उसे कानूनी स्वरूप दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया और भारत को एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। इसलिए स्टूडेंट्स हम हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा जो संविधान जो था वो एक लागू कर दिया गया, जिससे हमारा देश जो था वो प्रजातंत्रात्मक देश घोषित कर दिया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं पूरे धूमधाम से। भारतीय संविधान में 4 सिंहों के मुखाकृति को राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है और सत्यमेव जयते को राष्ट्र सूत्र के रूप में घोषित किया जाता है। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में 4 सिंहों को खाली जगह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या? राष्ट्रीय चिन्ह, जबकि सत्यमेव जयते को राष्ट्र सूत्र के रूप में घोषित किया जाता है। हमारे संविधान में नागरिक के मूलभूत अधिकारों, कर्तव्य, राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत और सरकार के अंग, उनके कार्यों तथा प्रशासन संबंधित सूचनाओं, न्यायपालिका की व्यवस्था जैसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और बेव्यवहार तथा विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है। तो स्टूडेंट्स यही रीज़न है कि हमारे भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और विविधतर अथवा तो लिखित दस्तावेज जो है वो माना जाता है, क्योंकि सभी धर्म के लोगों को वहाँ पे ध्यान में रखकर ये संविधान बनाया गया है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे प्रस्तावना हमें दी गई है, इसके अंदर प्रस्तावना तो देखते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक, केंद्रस्थ तथा महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान, तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना में देखा क्या कि संविधान का प्रारंभिक, केंद्रस्थ तथा महत्वपूर्ण तत्व यह है कि संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता
है। तो ये स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। तो सवाल स्टूडेंट्स ऐसा पूछता है कि खाली जगह को, क्या पूछता है स्टूडेंट्स, खाली जगह को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या है, प्रस्तावना को। ठीक है, तो प्रस्तावना यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, जो आप जो फिगर जो आप देख रहे हैं ये सेम इस तरह की प्रस्तावना है। तो स्टूडेंट्स ये प्रस्तावना रीड करना हमारे लिए सभी भारतीय के लिए क्या है, कंपलसरी है, उसका कर्तव्य है। तो प्रस्तावना में स्टूडेंट्स क्या दिया उसे हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में दिया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्मान संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के प्रतिष्ठा अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंकीकृत अधिनियत और आत्मर्पित करते हैं। मतलब क्या, ये जो हमारा देश है इस सब को हम क्या करते हैं, संविधान के थ्रू यहाँ पे अधिनियत में इसको हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो ये प्रस्तावना जो है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम पड़ गया होगा कि सारे जो हैं वो प्रस्तावना के अंदर बता दिया गया, इसीलिए जो प्रस्तावना होते हैं उसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आगे दिया है 1976 में हुए 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की अखंडता का भी समावेश किया गया। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों आदर्शों सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माता के मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। आगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रस्तावना का महत्व क्या उसे हम रीड करने वाले, तो चलिए स्टूडेंट्स रीड कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा समान होने के कारण उसका विशेष महत्व है। प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून का निर्माण तथा उसे समझने और उसे अर्थघटन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श, कानून के निर्माण के पीछे संसद की कई नीति होती है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है। मतलब किसी भी नीति के पीछे एक संसद की क्या होती है, नीति तय होती है, जिसे समझने के लिए प्रस्तावना हमें क्या करती है, सहायक है, हमारी मदद करती है। किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। तो कानून का निर्माण क्यों किया जाता है, तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान यानी हल निकालने के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। इसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार भी है। संविधान का सार कौन है, तो स्टूडेंट्स और आत्मा, तो प्रस्तावना संविधान का सार भी है और उसे आत्मा भी कहा जाता है। कानून के किसी भाग या जानकारी में कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न हो, तो कानून का उद्देश्य स्पष्ट ना होता हो, तो उस समय प्रस्तावना कानून को समझने तथा उसका अर्थघटन करने में सहायक सिद्धि होती है। यानी अगर कानून का उद्देश्य जो स्पष्ट रूप से समझ ना आता हो, स्पष्ट ना होता हो, तो प्रस्तावना कानून को समझाने और उसका अर्थघटन करने में सहायक सिद्धि होती है। इस प्रकार संविधान में समाहित प्रावधानों को समझने में प्रस्तावना एक दिशा सूचक यंत्र की भूमिका निभाता है। मतलब दिशा सूचक यंत्र की तरह जो है प्रस्तावना कानून हमारे संविधान में उसकी भूमिका निभाता है। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता अखंडता नागरिक के बीच भाईचारे की महान भावना और आदर्शों का प्रतिबिंब है, मतलब परछाई है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट देखा कि प्रस्तावना जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, तो प्रस्तावना स्टूडेंट्स जो है वो राष्ट्र की एकता अखंडता नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावना
आदर्शों का प्रतिबिंब है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। प्रस्तावना उच्च आदर्शों और उद्देश्यों के रीढ़ के समान है। जिस तरह हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी यानी बैक साइड की रीढ़ की हड्डी का टूट जाए तो इंसान जो है वो उठ बैठ भी नहीं सकता। उसी तरह जो हमारे देश के संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है वह ऊंचे आदर्शों और उद्देश्यों की रीढ़ की समान है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ। तो प्रस्तावना के मुख्य कौन कौन से आधार स्तंभ है जिसपे जो प्रस्तावना जो है वो टिकी हुई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए आधारभूत स्तंभ जैसे हम भारत के लोग, सार्वभौम यानी सभी लोग, समाज, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इत्यादि है, जिसमें हम मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 आधार स्तंभों के बारे में विस्तृत यहाँ पे जानकारी करेंगे। तो पहला आधार स्तंभ स्टूडेंट्स हमारे पास दिया है लोकतंत्र। तो भारत के संविधान में अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई है। मतलब भारत के जो संविधान है उसके अंदर अंतिम सार्वभौमिक सत्ता जो है वो सबसे अंत में यहाँ पे सार्वभौमिक यानी सारी जो सत्ता जो है, पावर जो है वो हमारे भारत की जनता को दी गई है। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता के अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है। यहाँ तक कि जो चलाने वाले जो होते हैं वो जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शब्द मूल ग्रीक शब्द डोमेश जिसका मतलब यहाँ पे होता है डेमोस, जिसका मतलब होता है लोक, और यहाँ पे क्रोटोस मतलब होता है सत्ता, से उत्पन्न हुआ है। राज्य सत्ता स्थापित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर बल्कि ये जनता के हाथ में है। लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों का शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त होता है। मीन्स स्टूडेंट्स का मतलब कि सामाजिक और आर्थिक अथवा तो राजनीतिक सभी लोगों को न्याय प्राप्त हो और लोगों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त होता है। जो लोग इसीलिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो कॉर्पोरेटर जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, नेता जो होते हैं वो पब्लिक द्वारा चुने किए गए होते हैं। तो इन सब का अधिकार जो होता है वो पब्लिक को ही दिया जाता है। भारतीय संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार सिद्धांतों के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद यानी लोकसभा, कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, प्रशासनिक तंत्र जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। कार्यपालिका की सत्ताएं असीमित नहीं होती, उसे एक निश्चित समय के शासन की बागडोर सौंपी जाती है। इसी प्रकार राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर पर लोक शासन का सरकार का चुनाव करते हैं। इस तरह लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए चलने वाला राज्य भी हम कह सकते हैं। इस तंत्र में वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बने मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होते हैं। भारत एक गणतंत्रात्मक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोई भी नागरिक को संविधान में निर्धारित योग्यता को पूरा करता है। वो व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता है। वह किसी भी वंश परंपरागत विरासत के अंतर्गत इस पद को प्राप्त कर सकता नहीं है। तो भारत देश को एक गणतंत्रात्मक देश क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि कोई भी नागरिक संविधान के निर्धारित योग्यता को पूरा करता है, वो कंप्लीट करता है। वो व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार यानी अधिक मत के साथ जीत के निर्वाचित किया जाता है और किसी भी वंश परंपरागत विरासत के अंतर्गत इस पद को वो प्राप्त नहीं कर सकता। 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करने के लिए इसे जवाबदार यानी सरकार उत्तरदायी भी कहा जाता है। तो कोई भी यहाँ पे इलेक्शन जो भी होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यहाँ पे चुनाव जो होते हैं और जो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए भारत को एक गणतंत्र देश कहा जाता है। इसका कारण हमने यहाँ पे देख लिया। आगे पढ़ते हैं। भारत की लोकतंत्रात्मक सरकार स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसी स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में की गई है।
संविधान निर्माता ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क यानी भारत की जनता को जो है पूरा अधिकार देकर मताधिकार प्रदान कर एक महत्वपूर्ण साहसपूर्ण कार्य किया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका एवं चुनाव आयोग की रचना और उसके कार्य आदि उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात किसी भी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सवाल है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दिए, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा, आय अथवा तो जन्म स्थल के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कोई भी भारतीय उसे मत देने का अधिकार है, यद्यपि मतदाता सूची में नागरिक का नामांकन अवश्य है। इसका मतलब होता है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम, प्रस्तावना का आधारभूत स्तंभ सेकंड दिया है समाजवाद। तो भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार के लिए प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया गया था। तो कब जोड़ा गया था? 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान में कई अधिकांश व्यवस्था का समावेश मूलभूत उद्देश्यों तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक आर्थिक समानता के आधार पर एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लिया कि जो समाजवाद था उसका इस आधारभूत स्तंभ क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान को कई अधिकांश व्यवस्था का मूलभूत उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति, समाज या धार्मिक समानता के आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय एवं समानता प्राप्त हो ऐसी विचारधारा को स्वीकार करने वाले समाज रचना का उद्देश्य राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। समाजवादी समाज रचना में राष्ट्रीय संपत्ति का न्यायपूर्ण विभाजन, उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो, यानी राज्य का जो है वो हक हो, राज्य के विविध क्षेत्रों व्यवस्थाओं कार्यरत लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयत्न करना है। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के हाथ में संपत्तियों का केंद्रीकरण ना करना, समाज के सभी लोगों को स्वास्थ्य गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर तथा सुविधा प्राप्त हो जिससे सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके तथा अमीर गरीब के भेद को समाप्त कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उसमें सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। तो हमने जो ऊपर जो पॉइंट्स पढ़े इन सभी के कारण जो है वो संविधान को एक भारतीय दस्तावेज के रूप में कहा गया है। तीसरा पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत जो प्रस्तावना उसका तीसरा आधारभूत स्तंभ जो है वो धर्मनिरपेक्ष। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और समाजवाद शब्द भी 1976 में 42वें संविधान के संशोधन में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। भारत एक